इस लेक्चर में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो बेसिकली कुछ जो बेसिक हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है और डिस्टेंस है। इन तीनों को, इन पांच क्वांटिटीज़ को रिलेट करते हैं। इन पांच क्वांटिटीज़ में अगर हम इक्वेशंस की डिस्क्रिप्शन करें तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर जो हमें पता होनी चाहिए है, जो जिसके बारे में क्वेश्चन भी किया जा सकता है एमसीक्यूज़ में, वो ये है कि इनकी जो एप्लीकेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होगी। ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पिछले लेक्चर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। आप उस वीडियो लेक्चर में इस चीज़ की कंफर्मेशन सही तरह से कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर वो एक चीज़, एक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मेंशन कर दूँ कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सिस्टम्स में या मोशन में होता क्या है कि वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है, यूनिफॉर्मली, और ये वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली की सिचुएशन वेलोसिटी के चेंज की कंडीशन पर अप्लाई होती है। और वेलोसिटी के चेंज के लिए भी जो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में या स्पीड ओवर वेलोसिटी के लेक्चर में ये बात की थी कि इसकी जो वेरिएशन है उसमें मैग्नीट्यूड हो सकता है, इंडिविजुअली डायरेक्शन हो सकता है, और ये दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी एट अ टाइम हो सकते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से ये वेरिएशन जो है वो यूनिफॉर्म हो सकती है। मैंने इसलिए ये मेंशन करना ज़रूरी समझा कि अगर ये डायरेक्शन की बात की जाए तो अक्सर आपने ये एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, देखी होगी, दैट इज़ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जैक्टली ये डायरेक्शन की यूनिफॉर्म वेरिएशन की वजह से उससे जो एक्सेलरेशन पैदा होती है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है, विच इज़ नॉर्मली कॉल्ड एज अ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सो इस वजह से यहाँ पर ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल का है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल से इस चीज़ को समझना है कि इक्वेशंस तो हमारे पास आ गई हैं, तो लेकिन हम उसको अप्लाई किन किन कंडीशंस में कर सकते हैं। उसमें हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास वो है वी एफ प्लस वी आई, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है एस इज़ इक्वल टू वी आई इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अब इसमें सबसे जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है वो तो ये आपको होनी चाहिए है कि अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को देखें तो हर एक इक्वेशन में आपको चार टर्म्स नज़र आएंगी, और बेसिक जो हमने यहाँ पर मेंशन किया था वो हमारे पास कितनी टर्म्स थी, 5 टर्म्स थी ये वाली। ठीक है, उन 5 टर्म्स में से हर एक इक्वेशन ने 4 टर्म्स को एकोमोडेट किया हुआ है। और वो देखें यहाँ पर वी एफ, वी आई, ए और टी अवेलेबल है। एस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो ऑब्वियसली मैं जब एस के लिए कैलकुलेशन करूँगा, कभी मेजर में इक्वेशन मैंने यूज़ करनी है तो कम से कम मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ अप्रोच नहीं करूँगा।
ठीक है। सो मिसिंग एस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप उसे कहते हैं। दूसरी इक्वेशन जो है उसमें आपके पास डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम अवेलेबल हैं, एंड मिसिंग टर्म जो है वो आपके पास क्या है, मिसिंग वी ऑफ ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए आपको कभी भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड जो आपके पास इक्वेशन है उसमें एक्सेलरेशन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पर मिसिंग जो टर्म है वो क्या है, टाइम। ठीक है। सो टाइम की वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है। सो इसलिए हर एक इक्वेशन जो है वो 4 वेरिएबल्स को एकोमोडेट किए हुए है, पांचवा मिसिंग है। इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल होंगी तो फिर आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, या कभी कभी इस तरह भी किया जा सकता है जैसे कि आपके पास एक इक्वेशन से आपको डेटा नहीं मिल रहा तो उस इक्वेशन में से जो वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल हैं उसको आप अप्लाई कर दें, और बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो वैल्यू उस इक्वेशन से फिर वो वैल्यू उठाकर किसी दूसरे इक्वेशन में डाल दें और फिर आपको कोई रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो सबसे बेसिक लेवल की बात है और जो अक्सरियत स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं वो क्या है कि आपने इन टर्म्स को देखना है। ठीक है, 80। अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि इसका यूनिट जो है क्या है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी टर्म आपके पास AT² है, इसका यूनिट क्या होगा। ये आप ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस टॉपिक को समझना है तो आपको इनके प्रोडक्ट से आपको आसानी से इन इक्वेशन से ही पता चल सकता है। समटाइम्स आप कैलकुलेट भी कर लें, ठीक है, लेकिन मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा कि उसमें आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ये एक टर्म, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनका यूनिट क्या हो सकता है। इसी तरह से ये AS का जो यूनिट है ये क्या हो सकता है। ठीक है, सो ठीक है। सो अब इसमें एक तो रूल जो कि आपने हमने बिल्कुल वो एक लेक्चर में जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर जो मेजरमेंट्स का है उसके डायमेंशन वाले टॉपिक्स में हमने कुछ बातें मेंशन की हैं अपने लेक्चर में ही। ठीक है, डोंट इग्नोर वाले टाइटल से। अब आप देखें, और उसमें क्या है, उसमें यह है कि अगर किसी इक्वेशन में मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐड हुई हैं जो कि आपको सामने से मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं लेकिन उनके डायमेंशंस एक ही जैसे होंगे तभी जाकर वो एक होमोजीनियस या इक्वलिटी इक्वेशन बनेगी। जिस तरह से ये जो लेफ़्ट वाली टर्म है ये मीटर पर सेकंड है, ये राइट साइड पर फर्स्ट टर्म जो है ये मीटर पर सेकंड है। ठीक है, मैं इसको 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इसी तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन में ये राइट साइड पर जो सेकंड टर्म है ये भी मीटर पर सेकंड ही होगी। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। सिंपल, इसकी चेकिंग का तरीका क्या है, एक ही जगह लिख लें मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टी की जगह लिख लें सेकंड, तो ये सेकंड इसके -2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है, और रिज़ल्ट आपके पास बन जाएगा मीटर पर सेकंड। इसी तरह से अगर आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो आपको यहाँ पर पता चल गया है कि ये डिस्टेंस की इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका मेरा यूनिट जो है वो आपके पास मीटर हो गया, पिछले केस में यहाँ पर मीटर पर सेकंड था। तो अब इसका मतलब ये है कि इसके राइट साइड पर पहली वाली टर्म और दूसरी वाली टर्म दोनों का यूनिट जो है वो आपके पास क्या होने वाला है, मीटर होने वाला है। और आप देखें V को देखें, दिस इज़ मीटर पर सेकंड, और साथ में सेकंड को मल्टीप्लाई करें तो ये फिर आपके पास मीटर आ जाएगा। थर्ड वाली जो टर्म, सेकंड वाली जो टर्म आ रही है राइट साइड पर AT², इसको भी अगर आप सॉल्व करें दिस इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक है, और टाइम स्क्वायर जो है वो आपके पास सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होकर मीटर आ जाएगा। एंड द सेम थिंग अप्लाइज हेयर दैट अगर आपको इस चीज़ का पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है, तो फिर आपको AS का भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है
सो इट विल बिकम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और ये वाला राइट साइड, ये ज़ाहिर है इसका भी यही यूनिट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो बिल्कुल सिमिलर हैं, सिर्फ फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं। और इसमें जो इसके लेफ़्ट साइड पर टर्म आ रही है ए एस, इसको भी बग़ैर कैलकुलेट किए आप ये देख सकते हैं कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट आने वाला है, बिकॉज़ ये वी आई स्क्वायर, वी एफ स्क्वायर और ए के साथ इक्वेशन में आई हुई है। तो जो उनका डायमेंशन या यूनिट होगा वो इसका भी होगा। तो सबसे पहले तो हमें इस इंफॉर्मेशन का हमें क्लैरिटी होनी चाहिए है, ठीक है, कि इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो टर्म्स हैं उनके यूनिट्स और इसकी एप्लीकेशन किस किस्म के क्वांटिटी, किस किस्म के सिचुएशन पे होनी चाहिए, और वो हमने बता दिया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कि एवरेज स्पीड या वेलोसिटी की जो रिलेशन अक्सरियत क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। इट लुक्स वेरी सिंपल, लेकिन बहुत मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। सो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी की सिचुएशन किस वक्त, फॉर द सेम टाइम ड्यूरेशन t, a body covered distance s1 with velocity v1 and distance s2 with velocity v2, then average speed is given by, then average speed और velocity, उसके लिए कैलकुलेशन का तरीका क्या हो जाएगा। अब ज़ाहिर है इसमें पहले मैं इसका फार्मूला आपको बताता हूँ और फिर उसके बाद आपको इसके लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर छोटा सा करते हैं। इट विल बी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिर्फ थोड़ा सा उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अब इसमें आप देखें कि एवरेज स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या होगा इस केस में, ठीक है। सो एवरेज स्पीड के लिए व्हाट वी विल यूज़ दैट टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 और टोटल टाइम। ज़ाहिर है ये वही हमारी जो नॉर्मल इक्वेशन है। अब इसमें थोड़ा सा आपने इसको चेकआउट करना है, s1 प्लस s2 हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो t1 है उसकी जगह लिख देंगे s1 बाई v1, s इज इक्वल टू vt के फार्मूले से हमने ये निकाला हुआ है, और ये बन जाएगा s2 बाई v2। लेटर ऑन जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आई विल कीप दिस s1 प्लस s2 टर्म इन द न्यूमरेटर, और इस डिनोमिनेटर वाला जो पोर्शन है दिस वन, ठीक है, इसका अगर आप LCM निकालेंगे, ठीक है, सो ये आपके पास v1 v2 इसका LCM आ जाएगा, और ऊपर जो आपके पास न्यूमरेटर आएगा, सो दैट विल बी s1 v1, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा s1 v2 प्लस s2 v1। तो ये सिंपल आप इसको ब्रैकेट्स की एडिशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली टर्म जो है ये अब ऊपर चली जाएगी v1 v2, सो s1 प्लस s2, ये आपके पास पिछली वाली टर्म है v1 v2, ये डिनोमिनेटर से ऊपर चली गई, और s1 v2 प्लस s2 v1, ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अब इस केस में जो पिछले वाला केस हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि अगर सेम टाइम ड्यूरेशन है, ये अपने जहन में रखें, ठीक है, s1 पहला डिस्टेंस है v1 के साथ और s2 दूसरे डिस्टेंस है v2 के साथ, तो उस वक़्त आपको डायरेक्टली और किसी झंझट में नहीं पड़ना, इस तरह की इक्वेशन में ये डाटा पुट करना है, ठीक है,
और इसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम भी आपके सामने रखता हूँ. लेट्स से अ कार covers 1/3 distance with 25 kilometer per hour and 2/3 distance with 65 kilometer per hour एवरेज स्पीड. ठीक है, तो इसके मालूम करने के लिए हमें अभी क्या करना पड़ेगा. ज़ाहिर है ये 1/3 डिस्टेंस है, ठीक है, और ये 2/3 डिस्टेंस है. तो इसमें फार्मूला आपने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है, और वो फार्मूला मैं दोबारा से यहाँ पर रिवाइज कर लेता हूँ. V1 V2 S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1 V2 प्लस S2 V1. तो इसमें अब आप इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें. V1 और V2 आपके पास 65 इंटू 25 हैं. फिर उसके बाद S1 प्लस S2 है 1/3 प्लस 2/3, और फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यूज़ लगा देंगे. 1/3 S1 की वैल्यू है इंटू V2 ये वाली 65, ठीक है, प्लस 2/3 को 25 से. तो इस तरह से आप इसको आसानी से यहाँ से वैल्यू मालूम कर सकते हैं. रिज़ल्ट आप चेक कर लें और टैली कर दें. 42.3 किलोमीटर पर आवर आपके पास रिज़ल्ट आएगा. इसमें अगर ऐसी कोई वैल्यू आपके पास आ भी गई तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको कैलकुलेटर उठाना पड़े, बिकॉज इट यू आर नॉट अलाउड विद द कैलकुलेटर. सो एनीथिंग विच इज़ वेरी मच क्लोजर टू 42 यू विल गेट रिज़ल्ट, और ज़ाहिर है आपके पास वहाँ पर रिज़ल्ट भी वहाँ पर दिया हुआ होगा. सो इस सिचुएशन में आपके पास तो ये रिज़ल्ट आ गया, ठीक है. अब दूसरी जो नॉर्मल सिचुएशन हमारे पास बनती है वो कौन सी बनती है. वो बनती है कि फॉर द सेम डिस्टेंस, ठीक है, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर्ड विद वेलोसिटी v1, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर्ड विद वेलोसिटी v1, और सेकेंड हाफ जो है विद v2, ठीक है, इन टाइम t2. तो ज़ाहिर है ये वाला जो है ये t1 के लिए हो गया, ये वाला t2 के लिए हो गया. अब इस वक्त एवरेज स्पीड का अगेन ज़ाहिर है जो बेसिक फार्मूला है उससे तो हम नहीं हट सकते हैं. आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, ठीक है. चूँकि यहाँ पर हमने ये कंडीशन लगाई हुई है एवरेज डिस्टेंस, सो इस तरह से चूँकि हमने यहाँ पर फॉर द सेम डिस्टेंस की बात की हुई है, सो S1 इज़ इक्वल टू S2 इज़ इक्वल टू S, और इसमें हम यहाँ पर लगा देंगे इस इक्वेशन में कि एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू S प्लस S, T1 की जगह S बाई V1 और दूसरा हो जाएगा S बाई V2, ठीक है. तो अब इसको रीअरेंज करके आपके पास जो रिज़ल्ट बनता है 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ठीक है. यहाँ से भी आप जब आप एडिशन करेंगे तो ये 2S आ जाएगा, इधर भी ये 2S आएगा, सो दे विल कैंसल आउट. अब ज़रा इस पे प्रॉब्लम देखें कि आपके पास प्रॉब्लम किस तरह से आता है एंड हाउ सिंपली यू कैन कैलकुलेट इट. अब मिसाल के तौर पर हमें क्वेश्चन यह दिया जाता है यहाँ पर कि एक गाड़ी है और वो क्या कर रही है, फैसलाबाद टू लाहौर किस वेलोसिटी से जा रही है, 95 किलोमीटर पर आवर.
ठीक है, और दोबारा रिटर्न जर्नी करती है लाहौर टू फैसलाबाद और 75 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो है वो कितनी होगी? तो अब इस केस में हमसे रिक्वायरमेंट जो है एवरेज स्पीड की और एवरेज वेलोसिटी की गई है, और इसमें आपके पास सिंपल रिज़ल्ट होगा कि वेलोसिटी की वैल्यू तो ज़ाहिर है, चूँकि वो दोबारा से उसी पॉइंट पर पहुंचा है, तो ये वैल्यू तो आपके पास होगी 0, इसका मैग्नीट्यूड। और अगर स्पीड की हम बात करेंगे तो वो आपके पास क्या रिज़ल्ट आएगा? इट विल बी 2v1 v2, ठीक है, डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। सो ये आपके पास आ जाएगा इसी के मुताबिक 295 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 95 प्लस 75, और ये 83 पॉइंट समथिंग आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ज़ाहिर है वहाँ पर आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता, तो आपको ऐसी वैल्यूज़ दी जाएंगी कि आप उसको सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकें अपनी मैथमेटिकल्स नॉर्मल स्किल्स को यूज़ करके, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड केस जो हमारे पास यहाँ पर आता है, तो थर्ड केस में हमारे पास जो यहाँ पर के वो सिचुएशन बनेगी वो ये होगी कि अगर 1/3 डिस्टेंस जो है वो कवर हो v1 के साथ, ठीक है, और सेकंड 1/3 जो है अगेन डिस्टेंस वो v2 के साथ है, और थर्ड 1/3 डिस्टेंस v3 के साथ हो। तो इस वक्त एवरेज स्पीड की या वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी? 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो ये सिंपल फार्मूलाज हैं, आपने सिर्फ ये वैल्यूज़ उठानी है और इसमें पुट करनी है, आपको आराम से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये नेक्स्ट हो गया। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है लेवल टाइप है वो किस तरह से है? इसमें अगर इस तरह सिचुएशन है कि बॉडी जो है वो क्या करती है, स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, ठीक है, और उसमें जो फर्स्ट हाफ है मोशन का वो उसके लिए वेलोसिटी जो है v1 है, ठीक है, और जो सेकंड हाफ है उसमें वेलोसिटी v2 है। सो अब इस केस में एवरेज वेलोसिटी का सिंपल फार्मूला जो है जो हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी या स्पीड का v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपल आप वैल्यूज़ जो आपको दी हुई होंगी उनको आप अप्लाई करें और उसको उसी से मुताबिक रिज़ल्ट मालूम करें। अब ये तो इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ एडिशनल ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे पास सामने आते हैं कि हमें उसकी प्रैक्टिस जो है वो हमने एक्सरसाइजेज़ में नहीं की होती बुक्स में, लेकिन हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो जनरल अंडरस्टैंडिंग के हैं, तो उसके बारे में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए है। इसी तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हॉट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो क्या आता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन सेकंड, ठीक है, या गिवन टाइम। तो इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एन nth सेकंड हो, nth सेकंड मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, ठीक है, तो अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी अवेलेबल हो गिवन है, सो इसमें जो एस nth होगा डिस्टेंस कवर्ड, उसके लिए सिंपल फार्मूला आपने अप्लाई करना है vi प्लस a/2
2n-1, ठीक है। और अगर इसमें आपके पास फ्री फॉल हो गया तो उसमें वी आई की वैल्यू तो आपके पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और ए जो है वो जी के लिए हो जाएगी। सो इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है कि एक बॉडी जो है वो नीचे की तरफ फॉल कर रही है, 5वें सेकंड में उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ए की जगह मैं क्या लगा लूँगा, जी लगा लूँगा, 9.8 लगा लें या 10 पर रिज़ल्ट निकाल लें, और फिर उसको थोड़ा सोच समझ के फाइनल रिज़ल्ट में चेक कर लें। तो एक तो ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी। तो ज़ाहिर है इसमें ये जो इक्वेशन है एस एन, ये आपके पास रिड्यूस हो जाएगी। इट विल बी जी बाई 2n-1। n इज़ दी सेकेंड इन विच यू आर गिवन के फिफ्थ है, फोर्थ है, थर्ड है, ठीक है। एनी सेकेंड जो कि आपको दिया गया है, फोर्थ है, थर्ड है, फर्स्ट है। अच्छा, इसके अलावा जो और कंडीशंस हमारे पास न्यूमेरिकल शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल्स में आते हैं वो क्या हैं कि अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। और लेट्स से अगर इसको हम कंसिडर भी कर लें कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो इस वक्त हमारे पास s की वैल्यू जो है, नॉर्मली तो हमारे पास यही इक्वेशन यूज़ होती है, लेकिन उसमें इनिशियल वेलोसिटी आपके पास ज़ीरो है, सो दिस बिकम्स हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अगर दो बॉडीज़ हैं और उनको अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, थ्रो किया गया है, किस स्पीड से, v1 और v2 से, ठीक है, तो ये एक बॉडी की v1 हो गई, दूसरी बॉडी की v2 हो गई, तो वो जो डिस्टेंसेस का हाइट्स कवर करेंगे, सो रेशो ऑफ हाइट्स जो होगा वो सिंपल h1/h2 इज़ इक्वल टू v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर। तो ये आपके पास यहाँ से आसानी से इसका रिज़ल्ट मालूम हो सकता है। इसी तरह से अगर आपको किसी भी टाइम पर, लेट्स से फ्री फॉल में आपको एक बॉडी को क्या किया गया है, थ्रो किया गया है, ठीक है, लेट्स से ऊपर से, और ज़ाहिर है इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, और पूछा जाता है कि आफ्टर 4 सेकेंड्स उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपल वी एफ, वैसे तो आपके पास ये लंबा वाला फार्मूला है, ठीक है, इसको नहीं है, सिंपल आपने क्या करना है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो हो जाती है, तो बस ऐसे करना है कि 4 को सिंपल जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ज़ाहिर है ये 4 टी की जगह आ जाएगा, जी तो जितना भी है, लेट्स से 4 को आपने 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जो भी सेकंड है उसको आप डायरेक्टली जी से मल्टीप्लाई करें, टाइम आपके पास कम होता है तो उसमें जल्द अज जल्द अपने सही आंसर निकालें और आगे की तरफ। इसमें एक जो लास्ट पॉइंट है इस तरह के छोटी छोटी स्टेटमेंट्स में, उसमें आपने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने रख दी जाती है दैट अ बॉडी इज़ मूविंग with a uniform velocity and after some time its velocity changes, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको ये पता होना चाहिए है
कि ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये फर्स्ट कंडीशन पर थी। आफ्टर सम टाइम जो है वो वेलोसिटी उसकी चेंज हो गई, ठीक है। या यहाँ पर ये मेंशन कर दिया जाए कि आफ्टर सम टाइम कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, इट टेक्स टर्न लेट्स से 90 डिग्री का इसने टर्न ले लिया, ठीक है। सो इस सिचुएशन में आपके पास ना तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी और ना ही फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि ज़ाहिर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्शन में चेंज आया है तो आपके पास ना तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो है और ना ही फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो इक्वेशन ऑफ मोशन या नॉर्मली वेलोसिटी या स्पीड या डिस्टेंस से रिलेटेड होते हैं, और उसमें अक्सरियत स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको किस तरह से ट्रीट किया जाए। आई होप सो यहाँ पर ये पॉइंट्स जो है ये क्लियर हो चुके होंगे, और अगर कोई ऐसे इश्यूज़ हों जिनकी समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम्स हों, तो आप कमेंट सेक्शन में उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, उसका फिर मैं आपको जवाब दे दूँगा। थैंक यू।